हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम मंथन पे। वीडियो 20 20वां वीडियो है यह घटना चक्र का, जिसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री देख रहे हैं। चलिए आज का वीडियो जो आज का हमारा टॉपिक होगा कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, और उससे आगे भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ऑप्शन ई इसका उत्तर दिया गया है। चलिए एक्सप्लेनेशन के देखते हैं। 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, के टी टैलंग, बदरुद्दीन तैयब जी ने की। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन में भारतीय प्रतिनिधित्व और राजनीतिक सुधारों के लिए ज्ञापन सौंपना तथा उसकी भेदभावपूर्ण नीतियों का विरोध करना था। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? एक से अधिक सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब की जाती है? तो यह कांग्रेस की स्थापना से पहले की गई थी, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना जानते हैं 1885 में की गई थी, दिसंबर महीना में की गई थी, तो इसके पहले ही की गई होगी। ठीक। और इसके फिरोज शाह मेहता, तैलंग और तैयब जी BPA बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना करते हैं 1885 में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके संस्थापक थे। एक और नाम आता है आनंद मोहन बोस को। चलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 26 जुलाई 1876 को SN बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की गई। यह तत्कालीन संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस के पूर्व अखिल भारतीय स्तर पर संस्था का सम्मान प्राप्त था। ठीक। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की तथा एल्बर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ ठीक में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये संस्था है। नाम क्या है इसका? इंडियन एसोसिएशन। और कौन इसके संस्थापक थे? तो ध्यान रखेंगे एसोसिएशन में ऐसे लिखेंगे ना, ASSO एसोसिएशन। तो AS को छांट लेना है, A से आनंद मोहन बोस को कनेक्ट करना है और S से सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कनेक्ट करना है। तो इंडियन एसोसिएशन में A फॉर आनंद मोहन बोस और S फॉर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। स्थापना 1876 याद रखेंगे, लीटन के टाइम में इसके स्थापना होती है। चलिए, इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ऑप्शन ए और बी दोनों हमारा सही हो जाएगा। 1876 याद रखेंगे इंडियन एसोसिएशन। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? फिर से वही प्रश्न आ गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस नहीं दिया हुआ, तो केवल एक ही हमारा ऑप्शन होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट है 5वां नंबर, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे बड़ी संस्था कौन थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इसमें कोलकाता नाम जोड़ा हुआ है, तो इसका देखिए यही हो जाएगा। इसका इंडियन एसोसिएशन ही मतलब मेन है, तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता भी कह सकते हैं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी, किस वर्ष में की गई थी? इसका 1884 में। 1884 में। ऑप्शन यहाँ पर 1884 नहीं दिया गया, इसलिए यहाँ पे स्टार दिया गया। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में M वीर राघवाचारी, G सुब्रमण्यम अय्यर, P आनंद चार्लू और S राधा स्वामी मुदलियार द्वारा की गई थी। तो 4 लोगों ने मिलकर किया था मद्रास महाजन सभा। कब किए थे? 1884 में। यह प्रश्न 53rd to 55th BPSC प्रीलिम्स में पूछा गया था। इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। कांग्रेस की जस्ट पूर्व की संस्था के रूप में इसे भी जाना जाता है। कांग्रेस पूर्व संगठनों की सूची 1 और उनके नेताओं की सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में जो है संगठन का नाम दिया गया, सूची 2 में उन नेताओं का नाम दिया गया। ठीक है। और ये देखिए PPSC री एग्जाम में पूछा हुआ है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और इंडियन एसोसिएशन को तो हम लोग जानते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर आनंद मोहन जो थे, AS जो हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, AS आनंद मोहन बोस। तो यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी हमारा मिल गए हैं, तो 1 का 4 हो जाएगा। ठीक।
दूसरा में मद्रास महाजन सभा, बी राघवाचारी, बी का 2 ही हो जाएगा। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और पूना सार्वजनिक सभा जस्टिस रानाडे, इसका तो 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 3। तो हमारा मिल गया उत्तर। देखते हैं 1 का 4, 1 का 4, बी का 2, सी का 1 और डी, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे मिलान क्या हुआ है, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे, MG रानाडे, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता और मद्रास महाजन सभा बी राघवाचारी किए थे। ठीक, और नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है, हिस्ट्री में देखा जाए तो इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न बनाए जाते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी था। इसका पहला अधिवेशन 1830 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुल धाम तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित की गई थी। ध्यान रखेंगे कहाँ किया गया था, गोकुल धाम तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में है। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें से 38 प्रतिनिधि बम्बई प्रांत के, 21 सदस्य मद्रास से, 3 सदस्य बंगाल से, 7 सदस्य उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश कहा जाता है, तो 7 सदस्य अवध से, ठीक, और 3 सदस्य पंजाब से सम्मिलित हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की तथा इसके प्रथम महासचिव स्वयं A.O. ह्यूम थे। तो ये सारी जानकारी जो है कांग्रेस के स्थापना से दी गई है। 1885 में स्थापना होता है, 28 से 30 दिसंबर को बम्बई में गोकुल धाम तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी पहली बैठक की जाती है। 72 लोग भाग लेते हैं और सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भाग लिए थे बम्बई प्रांत के थे, 38 थे। ठीक, पहले अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी करते हैं और प्रथम महासचिव जो थे इनके स्वयं A.O. ह्यूम, अंग्रेज अधिकारी जो था, रिटायर अधिकारी वही था। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पे हुआ? अभी हम लोगों ने देखा बम्बई में हुआ था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, किस वर्ष में की गई थी? 1885 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? A.O. ह्यूम द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक असैनिक सेवक थे, रिटायर्ड सेवक थे। चलिए 7वां नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? चलिए अब दूसरा अधिवेशन पे आ गया। दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो श्रीमती एनी बेसेंट थी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। श्रीमती एनी बेसेंट थी। ठीक, एनी बेसेंट आयरिश मूल की महिला थी। वर्ष 1907 से 1923 तक थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रधान रही। वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया तथा 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तथा दूसरी महिला अध्यक्ष बनी। सन 1947 से 1949 तक वे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही थी। सरोजिनी नायडू के बारे में यह कथन है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी कौन थी। तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट कब कांग्रेस की अध्यक्षता संभालती है? तो 1917 में, 1917 में। ठीक है, एनी बेसेंट। अब ठीक क्या करेंगे, दूसरा जो अधिवेशन हुआ था, दूसरा जो महिला थी वो 1925 में थी, सरोजिनी नायडू। और तीसरा भी याद रखेंगे 1933 में नलिनी सेन गुप्ता थे।
तो आप देखेंगे, अगर याद करना चाहते हैं कांग्रेस में कौन कौन सी महिला रही हैं तो उसको याद रखने का है ना, इसमें रीजनिंग जैसे बनाते हैं ना, +8 करेंगे, 17 8 25, इसमें फिर 8 करेंगे तो 8 25 8 33, तो 8 का गैप है दोनों के बीच में, ध्यान रखेंगे। 1917, 1925 और 1933 तीनों महिला है। प्रथम महिला की बात करें ओवरऑल किसी भी देश की है तो 1917, अगर भारतीय की बात करें तो श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। चलिए, किस वर्ष में एक भारतीय महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? किस वर्ष में बनी थी? भारतीय महिला की बात किया जाए तो इनमें से कोई नहीं हो जाना चाहिए क्योंकि 1925 में बनी थी। ऑप्शन ई कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन 1925 नहीं दिया हुआ है। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू बनी थी। कब? 1925 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? प्रथम महिला बात किया जा रहा है तो श्रीमती एनी बेसेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? प्रथम की बात नहीं किया जा रहा है, द्वितीय की बात किया जा रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 33। कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन 27 से 30 दिसंबर 1986 को दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में संपन्न हुआ। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कितने भाग लिए थे? 436। ठीक। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जहां मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 2 थी, वहीं दूसरे में 33 और तीसरे सम्मेलन में 81, चौथे सम्मेलन में 221 पहुंच गई थी। तो लगातार बढ़ता हुआ है। पहला में जो बम्बई में हुआ था उसमें 2 थे, उसके बाद से दूसरा जो अधिवेशन हुआ उसमें कितने हो गए? 33 हो गए। तीसरा में 81, दूसरा में 33, तीसरा में 81 और चौथा में तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। कितना हुआ है? 221। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। ध्यान रखेंगे, तीसरा अधिवेशन जो होता है तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। कहाँ पे हुआ था? मद्रास में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सियानी थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कब थे? तो 1896 में थे। और ध्यान रखेंगे यह कलकत्ता में हुआ था और इसी टाइम में वंदे मातरम गाया गया था। चलिए, एक्सप्लेनेशन में सब क्लियर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह से मोहम्मद सियानी थे। ध्यातव्य है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वां अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1896 तक कलकत्ता में रहमतुल्लाह सियानी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो हम लोग पढ़े ही थे, तीसरा अधिवेशन में मुस्लिम थे। अच्छा, याद रखेंगे पहला जो हुआ था ना, पहला जो कलकत्ता में हुआ था 85 में, ठीक है। इसमें व्योमेश चंद्र बनर्जी, BC व्योमेश चंद्र बनर्जी, हाँ बनर्जी, तो ये शायद हिंदू थे, हम श्योर नहीं हैं, हिंदू ही थे। दूसरा जो होता है ना उसमें पहला कलकत्ता में नहीं, बम्बई में हुआ था, दूसरा कलकत्ता में हुआ था और 1886 में, एक साल आगे ही होगा। और दादा भाई नौरोजी थे। और ये कौन थे? तो पारसी थे। तीसरा जो हुआ था वह तीसरा कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था, यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा मद्रास में हुआ था, ठीक है, मद्रास में हुआ था। और तीसरा अधिवेशन में जो 87 में होगा, 1887 में। और इस किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो ये बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है। और ये मुस्लिम थे। और चौथा की बात करें तो चौथा कहाँ होता है? ये इलाहाबाद में होता है, इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद। और 1888 में होगा। और इसके अध्यक्ष जो थे जॉर्ज यूले थे। और ये कौन थे? तो क्रिश्चियन थे। तो देखिए, हिंदू, पारसी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, इस टाइप से बदला हुआ है।
मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद में हुआ था। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक। जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष भी था, प्रथम क्या कहते हैं, गोरा अध्यक्ष भी कहा जा सकता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली यही बात है कि शायद हिंदू ही थे, हम श्योर नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा एक बार। दूसरा पारसी, तीसरा मुस्लिम, चौथा क्रिश्चियन। तो सबको समाहित करने की बात जहाँ तक है उसको फॉलो करने का प्रयास किया गया था। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? अध्यक्षता की बात किया जाएगा तो 1924 में बेलगांव में हुआ था। दिसंबर 1924 में बेलगांव में कांग्रेस के 29वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित किया गया कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाए। इसी अधिवेशन में गांधी नेहरू दास समझौता यानी गांधी स्वराज्य पैक्ट को अनुमोदित किया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 39वां अधिवेशन था, वार्षिक अधिवेशन, तो दिसंबर में ही होता है, जानते ही हैं। और कहाँ पे हुआ था? तो कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। चलिए, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार के खतरों से बचाने के लिए किया गया था। यह विचार किस नेता के थे? सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। देखिए, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, अक्सर कंफ्यूज की वजह से ना लाला लाजपत राय में कंफ्यूज हो ही जाता है। तो आप देखेंगे जब भी सुरक्षा वाल्व वाला आएगा ना, तो उसको याद रखेंगे वाल्व रेड होता है, लाल होता है, यानी लाला लाजपत राय होता है। तो सुरक्षा वाल्व जो होता है ना, वाल्व या प्रेशर कुकर वाला सेफ्टी वाल्व जो होता है ना, सेफ्टी वाल्व वो रेड होता है, लाल होता है, लाल। बस इतना ही आपको रखना है, वाल्व लाल होता है, आप गलत नहीं करेंगे। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत यानी सेफ्टी वाल्व प्रिंसिपल का उपयोग गरम दल के नेता लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में किया था। वे कांग्रेस को डॉक्ट्रिन का दिमाग की उपज मानते थे। लाला लाजपत राय का मानना था कि अंग्रेजों ने कांग्रेस संगठन का उपयोग ब्रिटिश सरकार के खतरों से बचाने के लिए किया है। वो क्या हुआ ना, यंग इंडिया में वो लिखते हैं कि कांग्रेस जो है ना, भारत का जो विद्रोह हो रहा था ना, उसको दबाने के लिए एक संस्था बना दिया है कि इस संस्था के थ्रू तुम लोग विरोध करो। और संस्था के संस्थापक कौन था? तो अंग्रेज था। तो उनका ऐसा मत था कि ये अंग्रेज का डॉक्ट्रिन का ही दिमाग है, और डॉक्ट्रिन सोचता है ना कि जो अलग अलग टाइप से विद्रोह होता है तो वो एक ही विद्रोह, और उस पर खुद अंग्रेज का मतलब अंग्रेजी सत्ता का ही कंट्रोल हो। तो कांग्रेस पे खुद कंट्रोल रखे, और कांग्रेस ही भारत लोगों के जो विद्रोह है उसमें समाहित रहे। तो इस प्रकार से सोच था उनका, लाला लाजपत राय का। चलिए नेक्स्ट है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था? यह किसका था? तो लाला लाजपत राय का ही कथन है, वो यही कहते थे। लाला लाजपत राय अपनी पुस्तक यंग इंडिया में लिखा है कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। मेरा विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है, और मेरी बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बन सको। यह कथन किसका है? लॉर्ड कर्जन का है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन जो है ना, वो सोचता था ना कि मेरी जो मतलब उसका जो कार्यकाल था तो उसी में कांग्रेस का विनाश खत्म हो जाए, कांग्रेस टूट जाए, कांग्रेस बर्बाद हो जाए। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, जनता में इनकी पैठ नहीं आता, इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति का सबसे बड़ा प्रवक्ता लॉर्ड कर्जन था। 18 नवंबर 1900 को कर्जन ने कहा कि भारत के राज्य सचिव को लिखे पत्र में कहा था कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है, और मेरी सबसे बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास के गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि मैं किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूँ। वर्ष 1904 में कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल से मिलने का इनकार कर दिया था। तो ये कांग्रेस का जो बारे में है, ये कौन सोचता था? लॉर्ड कर्जन सोचता था। लॉर्ड कर्जन जो है वो चाहता था कि कांग्रेस ख़त्म ही हो जाए। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल याद रखेंगे 1899 से 1905 तक था। ठीक है, 1905 तक था, 1899। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न कहता है,
इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रही है और मैं भारत में रहते मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं शांतिपूर्वक इसके मरने में सहायता कर सकूं। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज किया, कर दें, सही उत्तर हो जाएगा। रजनी पाम दत्त यानी आर.पी. दत्त ने वो कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आर.पी. दत्त की यह कथन है। रजनी पाम दत्त ने यह कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। कांग्रेस के कई अवसरों पर अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग भी करती थी, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग हो या गांधी इरविन वार्ता हो। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए देश की स्वतंत्र भी कराया। तो क्या होता है ना कि थोड़ा सा जो शुरुआत में था ना कांग्रेस में नरमपंथी लोगों का ज़्यादा प्रभुत्व था। और नरमपंथी क्या थे? लिबरल जो थे, वो लोग चाहते थे कि भारत की जो आज़ादी है ना वो मिले चाहे ना मिले, लेकिन अंग्रेज जो है उसका शासन कोई बुरा नहीं है, ठीक। और अंग्रेज की शासन जो है ना उसी के अंडर भी हम लोग काम कर सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी चलता है, देश आज़ाद हो सकता है। लेकिन गर्मपंथी लोगों का एकदम विचार उल्टा था कि हम लोग को पूरी की पूरी आज़ादी चाहिए। तो इसीलिए रजनी पाम दत्त कहते हैं कांग्रेस के संगठन के बारे में कि वो लोग विरोध भी करते थे और सहयोग भी करते थे, दोनों प्रकार की बातें थी। 22 नंबर प्रश्न देखिए। 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? अश्वनी कुमार दत्त जो है वो कहते हैं 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को अश्वनी कुमार दत्त ने 3 दिवसीय तमाशा कहे थे। बोले कि ये लोग आते हैं बस 3 दिन तक खाते पीते घूमते उठते हैं, बात करते हल्ला उल्ला करते फिर निकल जाते हैं, कोई इन लोग को मतलब नहीं है देश की जो समस्या है उससे। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर ठीक विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण नरमपंथियों की अपनी रणनीति उद्देश्य और आम जनता को अपने पास रख पाने में असफल होना था। नरमपंथियों ने अपनी जनता के बीच में काम नहीं किया। नरमपंथी राजनीतिक घटनाक्रम के अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वे महसूस नहीं कर सके कि उनकी उपलब्धियां ने ही उनकी राजनीति को अव्यवहारिक बना दिया। नरमपंथी और गर्मपंथी के सोच अनुमान, पारस्परिक मतभेद और दृष्टिकोण, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों से ही गलत थे। नरमपंथी यह समझ नहीं पाए कि सरकार गर्मपंथियों के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही है, और गर्मपंथी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि उनका संघर्ष नरमपंथी उनके लिए कवच का काम करते हैं। फलस्वरूप 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। गर्मपंथी और नरमपंथी में विभाजन हो जाता है 1907 में, ठीक है। दोनों के बीच में अलग अलग मतभेद था, लेकिन एक्चुअली क्या था कि दोनों एक दूसरे से म्यूचुअल काम करते तो ज़्यादा सही रहता, फिर भी मतभेद के कारण से टूट गया था। 1916 में लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस और गरम दल ने समझौते पर हस्ताक्षर किए? AC मजूमदार कांग्रेस का अधिवेशन थे। याद रखेंगे दोनों का जो सूरत में है ना, सूरत में दोनों का टूट हुआ था 1907 में और 1916 में, यह 1916 की है। 1916 में AC मजूमदार AC में जाके दोनों का मिलन हो गया। तो टूट कब हुआ? 1907 में, ठीक। और जुड़ा कब? 1916 में। AC में ऐसे कहा जाता ना कि चलो भाई कोई भी डील करना है, दो लोगों को मिलाना है आपस में, उन दोनों के बीच में समझौता कराना है, तो AC में बैठते हैं। तो वहीं AC मजूमदार याद रखेंगे, अंबिका चरण मजूमदार 1916, ठीक। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इस अधिवेशन में गरम दल का कांग्रेस से पुनः प्रवेश हुआ। कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच इसी अधिवेशन में समझौता हुआ। दोनों के बीच में समझौता से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे 2 व्यक्ति का नाम आता है, एक तो तिलक का नाम आता है, तिलक जी का नाम आता है होम रूल लीग में, और एक है एनी बेसेंट का नाम आता है, तो ये दोनों लोग ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी समझौता कराए थे। गर्मपंथी और नरमपंथी के बीच में भी दोनों लोगों का योगदान था।
1918 में मोंटफोर्ट सुधार पर कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसका कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू जयकर और चिंतामणि टूट गए। उन्होंने गठन किया, क्या गठन किया? तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया था। वो लोग लिबरल आदमी थे तो लिबरल ही गठन करेंगे। देखिए, अगस्त 1917 में भारत के राज्य सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में एक ऐतिहासिक घोषणा की, जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा यानी अगस्त घोषणा कहा गया। इस घोषणा में भारत के प्रशासक और स्वशासी संस्थाओं के विकास में भारतीयों की बढ़ती भागीदारी का प्रस्ताव रखा गया। मॉन्टेग्यू ने इन सुधारों पर कार्य करने के लिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के साथ मिलकर भारत में संवैधानिक सुधार शीर्षक का एक विस्तृत रिपोर्ट निकाली, जिसे मोंटफोर्ट रिपोर्ट अथवा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहा जाता है। यह रिपोर्ट वर्ष 1918 में प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस के अंदर उत्तरदायी और उदारवादी और उग्रवादी गुटों के बीच मतभेद स्पष्ट हो गया। परिणाम स्वरूप उदारवादी, जो मोंटफोर्ट रिपोर्ट के पक्ष में थे, उन्होंने 1918 में कांग्रेस से अलग होकर सूर्यनाथ बनर्जी के नेतृत्व में 1919 में इंडियन नेशनल लिबरल फ्रंट के नाम से नई दल की स्थापना की। विवाद वही था, नरमपंथी और गर्मपंथी के आपसी उन लोग के आइडियोलॉजी को लेकर विवाद था। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? कार्यकारिणी कमेटी 1937। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने के लिए नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चुंगल से बचाने तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। तो प्रश्न जो है काफ़ी मतलब थोड़ा सा अलग टाइप का है कि कांग्रेस कार्यकारिणी कमेटी ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति 1937 में अपनाई थी। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। और 1938 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था वो हरिपुरा गुजरात में हो रहा था। ठीक है, याद रखेंगे, हरिपुरा जो कि गुजरात में, ठीक है, वहाँ पे हो रहा था। कांग्रेस की हरिपुरा गुजरात अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ज्ञातव्य है कि सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए जीते थे, लेकिन उन्होंने अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष की जगह नया कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है 1939 वाला अधिवेशन। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, 1939 में जो 1939 था उसमें सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और एक नया संगठन का निर्माण करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक के स्थापना करते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को भी। चलिए, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कब थे? 1938 में भी थे, 39 में भी चुने गए थे, हालांकि 39 में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। चलिए, इसका उत्तर क्या दिया हुआ है? ऑप्शन डी दिया हुआ, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 39 में भी माना गया है, 38 में भी माना गया है। ठीक है, दोनों बार जीते थे। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? अबुल कलाम आज़ाद थे। अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो लगातार 1940 से लेकर 1946 से लेकर 1946 तक अध्यक्ष बने थे। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1940-1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 में तथा लॉर्ड वेवेल 1945 में दोनों से वार्ताएं की। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत के विभाजन 1947 में हुआ था। उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी साहब थे, यानी आज़ादी के समय या विभाजन के समय, दोनों के समय जे.बी. कृपलानी सर का नाम आता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे।
उन्हें कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था तथा आज़ादी के समय भी अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन 1948 में की अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने की। महात्मा गांधी ने बेलगांव 1924, जवाहरलाल नेहरू लाहौर, लखनऊ एवं फैजपुर क्रमशः दिसंबर 1929 और अप्रैल 1936 तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची 1931 की अध्यक्षता की। अच्छा, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, इसलिए उसका सबका एक्सप्लेन किया गया है कि जवाहरलाल नेहरू कब कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। मौलाना अब्दुल कलाम तो लगातार ही बने रह गए। सी राजगोपालाचारी बारे में पूछा गया। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद किए थे 1947 के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता। 14-15 जून, डेट भी पूछा जा सकता है। 14-15 जून 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष सत्र दिल्ली में आयोजित हुआ। यद्यपि उस समय आचार्य JB कृपलानी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तथापि इस ऐतिहासिक बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य माउंटबेटन योजना पर विचार विमर्श करना था। जस्ट आज़ादी से पहले जो बैठक हुआ था ना, उसका अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारतीय नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण से जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए। जवाहरलाल नेहरू इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण से जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में बहुमत प्राप्त किया। वो नहीं चाहते थे कि मतलब नाजीवाद, फासीवाद तथा जापान जो है ना, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो वो तीनों के अगेंस्ट में क्या किए थे, विरोध में निश्चित रूप अपनाए थे और बहुमत भी अपना जमा कर लिए थे कि हाँ इसके अगेंस्ट में रहा जाए। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था? 1931 में पारित किया गया था, कराची अधिवेशन 1931। देखिए, गांधी इरविन समझौता, दिल्ली समझौता के मंजूर देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मार्च 1931 में कांग्रेस की कराची अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 में है अभी वर्तमान में, और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए। इस अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध पर गांधी जी ने कहा गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। बात करें कराची अधिवेशन की, तो कराची अधिवेशन की बात करें तो कराची में 2 बार अधिवेशन हुआ था। देखिए, दोनों बार याद रखेंगे कैसे, तो एक बार हुआ था 1913 में, ठीक है। दूसरा बार कब हुआ है? 1931 में, जो अभी हम लोगों ने देखा। तो आपको याद रखना है, 13 को 31 करने के लिए बस डिजिट को चेंज कर देना है और याद हो जाएगा आपका। कराची अधिवेशन जो 1913 हुआ था, उसके अध्यक्ष नहीं पूछता है, लेकिन आप बस ध्यान रखेंगे नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर थे। तो बहादुर जी थे 1931 में, और इधर कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। तो भी थे दोनों, याद रखेंगे। अगर कहीं पूछ देगा तो याद रखेंगे बहादुर और वल्लभ। 1913 और 1931 कराची अधिवेशन। तो कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त होता है। चलिए आगे भी देख लेते हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं है। कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल, इससे प्रश्न बनाए जाते हैं। कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षा भाव सिद्धांत का प्रयोग करने का आरोप लगाया? तो सुरक्षा भाल्व वाला हम देखते थे, लाला लाजपत राय थे। जो सेफ्टी वाल्व थे वो लाल हो गया था। सबसे पहले कांग्रेस के उग्रपंथी नेता लाला लाजपत राय ने वर्ष 1916 में प्रकाशित अपनी पुस्तक यंग इंडिया में इस सिद्धांत का सहारा लेके कांग्रेस के उदारवादी नेताओं पर आरोप लगाया कि यह एक ऐसी संस्था चला रहे हैं जिससे ब्रिटिश शासक सुरक्षा भाल्व की तरह उपयोग कर रहे हैं। अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ से थे? तो शहरी क्षेत्रों से नरमपंथी नेता आते थे। उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकतर नरमपंथी नेता या दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी और सूर्यनाथ बनर्जी जैसे नेता शहरी क्षेत्रों से संबंध थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्ति शामिल थे, का अधिकार था।
ठीक है। स्टार्टिंग में क्या था, तो यहीं लोग पूरा अधिकार किए हुए थे। उपाधियों और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षक रहते थे। अंग्रेज को उपाधि दिया, बहुत खुश हो गया। कांग्रेस ने आने वाले प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे, जनसाधारण से इनका संपर्क सीमित था। फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं, परंतु इसके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों के यह कर्तव्य है कि इसकी भावना को समझे और उन्हें व्यक्त करने का उपचार का प्रयत्न करें। ठीक, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? तिलक जी उग्रपंथी थे, मदन लाल उग्रपंथी थे, उधम सिंह भी उग्रपंथी थे, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबंध थे। उदारवादी, ठीक है, उदारवादी संबंध, खेमे से संबंध थे। वह संभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना और बवंडरों में नहीं हो सकता। वे साधना और साध्य दोनों के पवित्रता में विश्वास रखते थे। गांधी जी वही हैं, साधन और साध्य के बारे में कहते हैं कि हमारा जो साध्य जो है, मैंने लक्ष्य जो है वो तो पवित्र होना चाहिए, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए जो हम लोग मार्ग अपनाते हैं, यानी कि जो साधन का उपयोग करते हैं वो भी पवित्र होना चाहिए। तो दोनों पवित्रता पर बल देते थे। और कहाँ से थे? गोपाल कृष्ण गोखले से वो सीखे थे। दोनों की पवित्रता में विश्वास रखते थे। यानी आज़ादी, हमारे जो साध्य है वो पवित्र तो है ही, लेकिन हम लोग आज़ादी प्राप्त करने के लिए जो रास्ता अपनाएंगे वो भी पवित्र होना चाहिए। यानी हम लोग क्या कहेंगे कि हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे, अहिंसात्मक करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। तो इस टाइप का उन लोगों का विचार था। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उनके शिष्य बन गए। 1989 ईस्वी में बॉम्बे कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीति में भाग लिया। 1997 ईस्वी में उन्हें दिनसा वाचा के भारतीय व्यय के लिए नियुक्त वेल्बी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया। वर्ष 1899 में बम्बई विधान परिषद के लिए कालांतर में इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए थे। ठीक, नेक्स्ट 4था नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गर्मपंथियों का प्रभावहीन आया। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1906। 1907 में तो जानते हैं कि क्या होता है कि मतलब भी टूट जाता है कांग्रेस। तो 1906 जो कि मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। तो इसके बाद से देखते हैं, वर्ष 1906 में भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गर्म दल का प्रभाव बढ़ा। गर्म दल का नेतृत्व प्रमुख कांग्रेसी नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष ने मिलकर किया था। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों का नाम आता है गर्मपंथी, यानी कि उग्रपंथी राजनीति से संबंधित थे। 1906 ही क्यों? तो 1905 में क्या हुआ था? तो कांग्रेस का बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, जिसके कारण से भावनाएं बहुत ज़्यादा आहत हुई थी। उसके बाद से उग्रपंथी विचारधारा की बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? गर्म दल से पूछा जाएगा। अरविंद घोष इसका सही उत्तर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी उदारवादी थे, एस.एन. बनर्जी उदारवादी थे और गोपाल कृष्ण गोखले भी उदारवादी थे। अरविंद घोष इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अरविंद घोष कांग्रेस के गर्मपंथी दल के नेता थे। वे गर्म दल के 4 स्तंभ लाल, बाल, पाल और अरविंद घोष में से एक थे। 1893 से 94 ईस्वी में अपने लेख में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है और राष्ट्रवादी है और पूर्णतः सफल रही है, और कांग्रेस की ब्रिटिश शासकों की अप्रसन्न करने के भय से स्पष्ट न कहने की नीति को कायरतापूर्ण संज्ञा थी। मतलब कांग्रेस के लोग बुरा कह ही नहीं पाता था। जो उदारवादी लोग नेता लोग थे तो कांग्रेस को कभी बुरा कह ही नहीं पाता था। इनके अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइन में पूछा जाता है, कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। वर्ष 1908 में पुलिस द्वारा मणिकतला उद्यान, ठीक है, में छापा मारकर 14 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया और अरविंद घोष को ग्रे स्ट्रीट में स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया। उनके ऊपर अलीपुर षड्यंत्र केस के मामले का मुकदमा चलाया गया। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष पर लगभग 1 साल मुकदमा चला, किंतु बाद में साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। कालांतर में वे आतंकवादी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बन गए और पौंडीचेरी चले गए थे। तो क्या हुआ कि 1908 में जो अलीपुर षड्यंत्र हुआ था, 1908 में हुआ था,
तो उसमें इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। 1 साल तक लगभग उनके ऊपर मुकदमा चला। उसके बाद से साक्ष्य के अभाव में उनको छोड़ दिया गया। बाद में क्या गए, सन्यासी बन गए थे अरविंद घोष। अरविंद घोष की एक पुस्तक भी है, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, तो उसको भी ध्यान रखें। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, अरविंद घोष किए थे। निष्क्रिय विरोध यानी पैसिव रेजिस्टेंस पर लेखों की श्रृंखला सर्वप्रथम 9 से 23 अप्रैल 1907 को मध्य वंदे मातरम समाचार पत्र प्रकाशित हुई। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारतीय अभिलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते हैं तब तक उनके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। तो ये निष्क्रिय विरोध कौन का सिद्धांत किसने दिया था, अरविंद घोष का था। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन में निम्न में से किसको नरमदलीय के तौर पे नहीं जाना जाता है, नहीं पे हम लोग चाहेंगे। नरमपंथी के तौर पे नहीं जाना जाता है, यानी तिलक कौन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तिलक जो है गर्मपंथी दल से थे। दादा भाई नौरोजी नरमपंथी, गोपाल कृष्ण गोखले और अनाड़े तीनों नरमपंथी थे। नरमपंथी के तौर पर नहीं जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक। उग्रवाद के 4 प्रमुख स्तंभ लाल बाल पाल और घोष ने बाल गंगाधर तिलक की विचारधारा के अग्रदूत थे। ठीक है, मतलब उग्रवाद का विचारधारा के अग्रदूत थे। उन्होंने कांग्रेस की अनुनय विनय नीति की आलोचना की। तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि यदि हम 1 वर्ष में 1 बार मेढक के टरटराएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के दलीय नेता थे, जबकि एमजे रनाडे समाज सुधारक थे। ठीक, तो वर्ष में 1 बार मेढक की टरटराने की बात किसके लिए कहते थे, तो ये कांग्रेस के अधिवेशन जो वर्ष में 1 बार आयोजित की जाती थी ना, तो कहते थे कि ये लोग आते 1 बार मेढक के टरटरा के चले जाएंगे तो क्या अंग्रेज इससे हम लोग को आज़ादी दे देगा, नहीं देगा। तिलक को है ना क्या कहते हैं कि बाल गंगाधर तिलक को मतलब उन्होंने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आगे प्रश्न भी शायद मिल सकता है। और भारतीय अशांति के जनक भी उनको बताया गया था। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे जब उन्होंने, देखिए इसमें ऑप्शन ई इसका सही उत्तर होगा। तो एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के तत्कालीन प्लेग कमिश्नर WC रैन तथा लेफ्टिनेंट आर्यस की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वो जेल से बाहर आए तो एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेकों राष्ट्रवादी कार्यों के बाद से तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो एक लोकप्रिय शिक्षक बने। उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया था, मराठा और केसरी शुरुआत किए थे। सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर्स केस में अभियुक्त बनाया, यह भी बात था। शिवाजी और गणपति उत्सव मनाना शुरू किया। तो एक कारण नहीं था उनको लोकमान्य तिलक बनने में, बहुत सारे कारण था। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, कथन बाल गंगाधर तिलक जी का ही है। तिलक द्वारा प्रयुक्त नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, तिलक द्वारा सर्वप्रथम कब दिया गया, इसको लेकर विद्वानों के बीच में काफ़ी मतभेद देखने को मिलता है। दरअसल इस नारे की परिकल्पना 1890 के दशक में प्रारंभ हुई। विद्वानों का मानना था कि तिलक के करीबी सहयोगी जोसेफ काका बैप्टिस्टा ने इस सबसे पहले यह वाक्य गढ़ा था। माना जाता है कि बैप्टिस्टा ने मराठी में संभवतः यह पंक्ति रची थी, स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध हक आहे अड़ी तोमी, मतलब ये लिखा हुआ है मराठी भाषा में। तिलक ने इस नारे को अपना कर जन जन तक पहुंचाया। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस नारे का उपयोग सार्वजनिक मंचों से तिलक ने होम रूल आंदोलन के दौरान अप्रैल-मई 1916 में किया। कुछ स्रोतों ने इस बात पर भी जोर दिया कि 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में तिलक ने इस नारे का उपयोग किया था, किंतु इसके समर्थन का पर्याप्त ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। तो अलग अलग जो है वो अलग अलग बातें कहती है। उसमें 1916 में कुछ लोग बात करता है, कुछ लोग बोलता है कि नहीं 1990 के दशक में शुरू किया था। कुछ लोग बोलते हैं उनके जो क्रिश्चियन पादरी था उससे मिला था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है, बाल गंगाधर तिलक। इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न भी देखते हैं, इसका भी सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक फिर से आ गए। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। तो
1908 में जो हुई थी वो 6 वर्षों को हुई थी। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी के प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्षों का निर्वासन और 1000 रुपये का जुर्माना भी सुनाकर उन्हें मांडले जेल में भेज दिया गया था। और वहीं पे उन्होंने गीता रहस्य नाम की पुस्तक लिखी थी। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति कैसी थी? तो राजा वामबंद आंदोलन थे। कांग्रेस के नरम दल यानी कि जो उदारवादी नेता थे उन्होंने राजा वामबंद आंदोलन यानी राजा के अधीन रह के उन लोग करते थे। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं का आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजा वामबंद आंदोलन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एगिटेशन अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। शेरे पंजाब के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो शेरे पंजाब के रूप में लाला लाजपत राय जी को जाना जाता है। लाला लाजपत राय वही जो कि उनका जो देखिए एक्सपेंशन देखते लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से जाने जाते थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेता तथा पूरे पंजाब में के प्रतिनिधि थे। उन्हें पंजाब कैसे भी कहा जाता है। साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस का नेतृत्व करते समय लाला जी को लाठियों से प्रहार से घायल हो गए। परिणाम स्वरूप 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। तो ये लाला लाजपत राय की कहानी है। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और एग्ज़ाम 1 महीना से भी कम बचा हुआ है तो अपनी तैयारी को और अच्छा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।